हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एनके क्लासेस बाय कल्पना मैम। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां आपको मैथ्स के कॉन्सेप्ट काफ़ी डिटेल में समझाए जाएंगे और मैथमेटिक्स रिलेटेड अगर आपके कोई भी डाउट है तो इस चैनल के थ्रू आप मुझसे पूछ सकते हैं और मैं पूरी कोशिश करूंगी आपको आंसर करने के लिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है क्लास 11th का ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जो कि एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, राइट। तो हम वो देखेंगे कि ये किस तरीके से इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, सिर्फ क्लास 11th के पॉइंट ऑफ व्यू से ही नहीं। ये जो चैप्टर हम बात कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ क्लास 11th एज वेल एज ऑफ क्लास 12th। ना ही 11th-12th बट जब अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी प्रिपेयर करेंगे तो ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है वहाँ के लिए भी, क्योंकि मेजॉरिटी चंक जो होता है इस चैप्टर का पूछा जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। तो हालांकि ये देखा गया कि बच्चे ये प्रॉब्लम फेस करते हैं, इस चैप्टर को काफ़ी डिफिकल्ट समझते हैं। तो मेरी अप्रोच रहेगी कि मैं ये चैप्टर काफ़ी इजी वे से आप लोग को प्रेजेंट करूं ताकि आप इजीली इसे अप्लाई कर सकें, अंडरस्टैंड करें, ताकि अपने क्लास 11, 12 एज वेल एज अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इसे अप्लाई कर सकें। तो चलिए बढ़ते हैं आगे कि कैसे हमें ये सॉल्व करने हैं क्वेश्चंस, कैसे हमें समझना है इस चैप्टर को, क्या क्या कॉन्सेप्ट हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली बात आती है, चैप्टर का नाम ही है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो हम इसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कहते क्यों हैं उस पे पहले हम फोकस करेंगे, क्योंकि अभी तक तो क्लास 10 तक हम इसे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कहते आ रहे थे। अब हम देखते हैं ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्यों कहलाते हैं। अभी तक तो हम इनको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कह रहे थे। तो देखें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, हम बार बार इन्हें फंक्शंस क्यों बोल रहे हैं। तो अगर आपको याद हो क्लास 11th के ही इससे पहला चैप्टर जो है दैट इज चैप्टर नंबर 2, वो है रिलेशंस एंड फंक्शंस, जिसमें आपने रिलेशंस क्या होते हैं और फंक्शंस क्या होते हैं ये डिस्कस किया हुआ है ऑलरेडी। तो जिन बच्चों को अगर ये याद नहीं आ रहा है कि फंक्शंस क्या होते हैं, मैं एक रिकैप कर देती हूँ ताकि आपको याद आ जाए और फिर हम रिलेट करेंगे कि हम इन्हें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्यों कह रहे हैं। तो फंक्शन बेसिकली क्या होता है? फंक्शन इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ रिलेशन, या फिर बोल सकते हैं हम फंक्शन इज अ रिलेशन बेसिकली, राइट। फंक्शन इज अ रिलेशन। कैसा रिलेशन? कोई भी रिलेशन फंक्शन नहीं होता है ना। तो कुछ कंडीशन होती है, वो कंडीशन क्या है? ये फंक्शन इज अ रिलेशन बिटवीन टू नॉन एम्प्टी सेट्स, राइट। तो अगर हम बोल रहे हैं एक नॉन एम्प्टी सेट है ए और दूसरा नॉन एम्प्टी सेट है बी, तो रिलेशन एक ऐसा रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी such that every element of set A have a unique image in set B। मतलब हर एक एलिमेंट जो A का एलिमेंट है उसकी एक यूनिक इमेज B में एग्जिस्ट करनी चाहिए। सपोज 1, 2, 3 मैंने एलिमेंट्स ले लिए A के, तो मैं बोल रही हूँ इन सब की एक एक यूनिक इमेज एग्जिस्ट करनी चाहिए। तो मैंने बोला 5, 6 एंड 7, और मैं मैपिंग इस तरीके से दे रही हूँ कि मैंने बोला जो 1 है वो रिलेटेड है 5 से, 2 है वो रिलेटेड है 6 से, और 3 रिलेटेड आपका 7 से। तो इस तरीके से आप क्लियरली दे सकते हैं जो ए के एलिमेंट्स है 1, 2 और 3, वो उन सब की एक एक यूनिक इमेज एग्जिस्ट कर रही है, दैट इज 5, 6 एंड 7, ठीक है, सेट बी में। तो एक ऐसा रिलेशन जिसमें सारे एलिमेंट्स ए के जो भी होंगे उन सब की एक यूनिक इमेज किसमें एग्जिस्ट करनी चाहिए? बी में। उस टाइप के रिलेशन को हम क्या कहते हैं? फंक्शन कहते हैं, राइट। और इसकी एक और डेफिनेशन हमने क्लास 11th में पढ़ी। अगर आप इसका ऑर्डर्ड पेयर सेट में लिखेंगे तो हर एक ऑर्डर्ड पेयर जब आप लिख रहे हैं इसके, राइट, कंडीशन ये कहती है कि नो टू फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर शुड बी सेम। अगर इसकी ऑर्डर्ड पेयर लिखेंगे तो पहला क्या बनेगा? 1 की मैपिंग है 5 से, 2 है रिलेटेड 6 से और 3 है रिलेटेड 7 से, करेक्ट। तो अगर हम इनको देखें तो कोई भी फर्स्ट 2 एलिमेंट्स क्या सेम दिख रहे हैं हमें? तो लेट्स सी, एक बार हम देख लेते हैं। पहला एलिमेंट क्या है? यहाँ पे 1 है, दूसरा 2 है, तीसरा 3 है। तो हमें क्लियरली दिख रहा है कि यहाँ पे कोई भी 2 ऐसे फर्स्ट एलिमेंट नहीं है जो कि सेम हो, सब अलग अलग फर्स्ट एलिमेंट्स है। तो ये कंडीशन हुई आपकी किसकी? फंक्शन की। तो इस टाइप के हम रिलेशन को क्या बोलेंगे? एक फंक्शन कहेंगे। एक इजी तरीका जो आप याद रख सकते हैं, मैंने बोला कोई भी 2 फर्स्ट एलिमेंट सेम नहीं होने चाहिए। तो अगर मैंने सपोज एक एग्जांपल लिया ए बी का और यहाँ एलिमेंट्स ले लिए 1, 2, 3 सपोज, और मैंने यहाँ पे ले लिया 5 और यहाँ पे ले लिया मैंने, नेक्स्ट ले लेती हूँ मैं 6, ठीक है।
और मैं बोल रही हूँ जो एलिमेंट 1 है उसकी इमेज है 5, करेक्ट। एलिमेंट 2 है उसकी इमेज है 5 और एलिमेंट 3 है उसकी इमेज है 6। इसी तरीके से मैं एक और सेट यहाँ पे डिफाइन कर रही हूँ आपके लिए, और मैंने यहाँ लिखा A और यहाँ लिख दिया B, करेक्ट। यहाँ दे रही हूँ 1 2 3 और यहाँ पे मैंने ले लिया 5 6, अगेन ऐसे ही ले रही हूँ। और यहाँ पे मैं कंडीशन ये दे रही हूँ आपको कि जो 1 है उसकी इमेज भी 5 है, इमेज 5 है सॉरी, और जो 3 है, ठीक है, हमने 1 2 की इमेज 5 ले ली यहाँ पे। तो हम दूसरा केस ले लेते हैं। अब हम ले लेते हैं कि 1 की इमेज 5 भी आ रही है और 1 की इमेज मैं बोल रही हूँ 6 भी आ रही है, ठीक है। और मेरे पास 7 है और सपोज ये मैंने बोला 7 की 2 की इमेज 7 है और 3 की इमेज भी हमारी 7 है, ठीक है। तो अब मैं आपसे पूछ रही हूँ क्या ये फंक्शन है और या ये फंक्शन है, हमको ये चेक करना है दोनों में से फंक्शन कौन है। तो ये कैसे हम चेक करेंगे, अगर आप इस फंक्शन के लिए ऑर्डर्ड पेयर लिखना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो इस फंक्शन के लिए ऑर्डर्ड पेयर क्या होगा, 1 के लिए 5 हो रहा है, 2 के लिए 5 हो रहा है और 3 के लिए 6 हो रहा है। जबकि आप इस मैपिंग के हिसाब से अगर आप सेट को ऑर्डर्ड पेयर लिखना स्टार्ट करेंगे तो ये क्या होगा, 1 हो रहा है 5 से रिलेटेड, 1 हो रहा है 6 से रिलेटेड, 2 हो रहा है 7 से रिलेटेड एंड 3 भी हो रहा है 7 से रिलेटेड। तो एज पर द डेफिनेशन जो अभी मैंने यहाँ डिस्कस करी थी आपसे, नो टू फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द रिलेशन शुड बी सेम, यही बात की थी हमने। तो हम देखते हैं क्या हमारे फर्स्ट जो एलिमेंट सेम हो रहे हैं यहाँ पे, फर्स्ट 2 और 3 नहीं सेम नहीं है। हाँ, सेकेंड एलिमेंट यहाँ सेम आ रहा है एंड बट वो हमारा कंसर्न नहीं है, हमारा कंसर्न किससे था, सिर्फ फर्स्ट से। तो हमें दिख रहा है क्लियरली फर्स्ट एलिमेंट तो सेम नहीं है, तो यस ये पॉसिबल केस है किसका, एक फंक्शन का, करेक्ट। अब इसी तरीके से अगर आप इस सेट की बात करें जो मैंने आपको यहाँ पे मैपिंग दी है, इसमें चेक करिए फर्स्ट एलिमेंट है 1, यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट भी 1 है, तो दो फर्स्ट एलिमेंट सेम हैं हमारे पास जिनकी इमेजेस अलग दिखा रहा है, 1 की 5 भी इमेज दिखा रहा है, 1 की 6 भी। इसका मतलब 1 एलिमेंट की 2 इमेजेस एक्सिस्ट कर रही है। हम तो बोलते हैं हर एक एलिमेंट की यूनिक इमेज एक्सिस्ट करनी चाहिए, राइट। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है 1 की इमेज 5 भी आ रही है और 1 की इमेज 6 भी आ रही है, जो कि एक पॉसिबल केस नहीं है फंक्शन के। तो इस टाइप के रिलेशन को हम फंक्शन नहीं कहेंगे। आई होप सो आपको ये क्लैरिटी होगी हम किस टाइप के रिलेशन को फंक्शन कहते हैं और किस टाइप के रिलेशन को फंक्शन नहीं कहते, क्योंकि ये क्लैरिटी होनी बहुत जरूरी है, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम देखते हैं आगे, हम इस चैप्टर का नाम हो रहा है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो हम अब तक बोल रहे थे वो फंक्शंस कैसे बन गए। सो लेट्स सी, जब मैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बोल रही हूँ, जो हम 10th में अभी तक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ही बोल रहे थे ना, तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते कौन कौन से हैं। आपने 6 रेशियोज पढ़े हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कौन कौन से पढ़े हैं। हमने पढ़ा है साइन एक्स, हमने पढ़ा है कॉस एक्स, हमने पढ़ा है टैन एक्स, और हमने इनके रेसिप्रोकल्स भी देखे। दैट इज हमने देखा है साइन एक्स का रेसिप्रोकल क्या हो जाता है, कोसेक एक्स। कॉस का रेसिप्रोकल है तुम्हारा टैन एक्स, सॉरी कॉस का हमारा क्या होता है सेक एक्स, और टैन एक्स का रेसिप्रोकल क्या हो जाता है कॉट एक्स। तो ये हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है। अब ये फंक्शन कैसे बन रहे हैं, तो हम वो देखते हैं कि फंक्शंस क्यों क्या है ना, मैंने किस बेसिस पे ये फंक्शंस बन गए। तो फंक्शन की डेफिनेशन कहीं ना कहीं सेटिस्फाई करेंगे ये, तभी फंक्शंस कहला रहे हैं। तो लेट्स सी कैसे कर रहे हैं। तो हम अगर फंक्शन लेते हैं साइन एक्स, मैंने लिया, मैंने बोला y इज इक्वल टू साइन एक्स, ठीक है, ये एक फंक्शन ले रही हूँ मैं। अब मैं आपसे अगर पूछूं साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है, तो आपने 10th में तो पढ़ा है साइन 0 कितना होता है, 0 होता है, करेक्ट। तो ये जो वैल्यूज है ये मेरी x की वैल्यू को डिनोट कर रही है और ये जो मेरा आंसर आ रहा है वो मेरे y की वैल्यू को डिनोट कर रही है। तो सपोज मैं इन्हीं को 2 सेट्स में बना देती हूँ। ये बनाया मैंने सेट A और ये बनाया सेट B। A के एलिमेंट्स में ले लिया मैंने 0, देन आपने कौन कौन से एंगल्स पढ़े, 30 डिग्रीज, ठीक है, 0 डिग्री, 30 डिग्री, फिर मैं ले लेती हूँ 45, ले लेते हैं 60 डिग्रीज, ठीक है। और इनके करस्पॉन्डिंग मैं बोल रही हूँ ये जो रिलेशन डिफाइंड है ये आपका है y इज इक्वल टू साइन एक्स है, ठीक है। अब यहाँ देखते हैं 0, तो अब मैं जब साइन 0 बोल रही हूँ तो वैल्यू क्या आ रही है 0, मतलब 0 किससे रिलेटेड है, 0 से रिलेटेड है। अब मैं आपसे अगर पूछूं साइन 30 डिग्रीज बताओ मुझे, तो साइन 30 डिग्री हमें पता है कितना होता है 1/2,
तो 30 डिग्री किससे रिलेटेड है? 1/2 से। फिर 45 की वैल्यू पूछूंगी तो आप लिखेंगे साइन 45 कितना होता है? 1/√2 होता है। तो यहाँ पे मैंने लिखा ये है 1/√2। इसी तरीके से 3√3/2, तो 45 है 1/√2 से और 60 इससे। तो आप क्लियरली देख सकते हैं क्या साइन जीरो के अलावा कोई और वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है? अगर आप जीरो की बात कर रहे हैं तो जीरो की वैल्यू सिर्फ जीरो ही आ रही है, या जीरो किसी और के साथ भी रिलेटेड है? नहीं है ना। फर्स्ट एलिमेंट यही है जीरो, तो उसकी एक इमेज एग्जिस्ट कर रही है, दैट इज जीरो। करेक्ट। तो हम ये बोल सकते हैं कि अगर मैं इसके ऑर्डर पेयर भी लिखना चाहूँ तो क्या आएगा? 0 डिग्री पे 0 आ रहा है, 30 पे डिग्रीज पे मेरा हाफ आ रहा है, 45 डिग्रीज में मेरा 1/√2 आ रहा है, और 60 डिग्रीज पे मेरा कितना आ रहा है? √3/2 आ रहा है। करेक्ट। तो कहीं से भी फर्स्ट एलिमेंट सेम है? नहीं है। 0 के लिए सिर्फ एक ही इमेज एग्जिस्ट कर रही है, दैट इज 0। 30 के लिए एग्जिस्ट कर रही है 1/2, 45 के लिए एग्जिस्ट कर रही है 1/√2। तो इसलिए हम इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को, ट्रिग्नोमेट्रिक आप क्या बोल रहे हैं? फंक्शंस, क्योंकि ये किसकी डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं? फंक्शन को। एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए is having a unique image. Every element of set A is having a unique image in set B, right? इसी तरीके से अगर मैं cos x की बात करूँ तो वो भी इसी तरीके की कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। tan x को भी करेंगे तो वो भी यही सेटिस्फाई करेगा, और cosec, sec, cot जो कि इनके रेसिप्रोकल है वो भी यही सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो इसीलिए इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को हम क्या बोल रहे हैं? फंक्शन, क्योंकि ये फंक्शन की डेफिनेशन को क्या कर रहे हैं? सेटिस्फाई कर रहे हैं। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम इसमें। इस चैप्टर में एक चीज आपको और बता दूं मैं बेटा, जब हम इस चैप्टर में, अभी तक तो हमने क्लास 10th में सिर्फ एंगल्स कहाँ तक पढ़े? 0 से 30 पढ़ा हमने, 45 डिग्री के लिए वैल्यूज पढ़ी है, 60 डिग्री के लिए वैल्यू पढ़ी है, एंड देन 90 डिग्री। पर इसके बियॉन्ड भी हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, दैट इज 90 के बियॉन्ड हम पढ़ेंगे 180 डिग्रीज। अगर आपको पता है, हमने इसी चैप्टर के बिगनिंग में भी आपके पास एक टॉपिक है रेडियन मेजर एंड डिग्री मेजर। तो हम एंगल को मेजर करने के हमारे पास दो सिस्टम है, एक है डिग्री मेजर और एक है रेडियन मेजर। तो पाई रेडियंस के टर्म में और 180 डिग्रीज में भी बोल सकते हैं उसे। तो हम 180 डिग्री में इनकी वैल्यूज देखेंगे, देन 180 के बाद हम इसके बाद क्या देखेंगे? 270 डिग्रीज, जिसको हम 3π/2 कहते हैं। करेक्ट। और इसी तरीके से हम देखेंगे 360 डिग्रीज में, जिसको हम 2π भी कहते हैं। राइट। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो आपको यहाँ पे ध्यान देने की जरूरत है, ये जितने भी एंगल्स π/2 के मल्टीपल्स होते हैं, जितने भी एंगल्स π/2 के मल्टीपल होते हैं, उन्हें हम क्वाड्रेंटल एंगल्स कहते हैं। कौन से एंगल्स कहते हैं उन्हें? हम क्वाड्रेंटल एंगल्स। मैं यहाँ लिख देती हूँ ताकि आपको याद रहे। उन्हें हम बोलते हैं क्वाड्रेंटल एंगल्स। राइट। जैसे कि कौन कौन से क्वाड्रेंटल एंगल है? देखो, 90 में अगर 90 π/2 ऐड कर दोगे तो क्या बनेगा? 180। 180 में π/2 ऐड करोगे क्या बनेगा? 270। 270 में 90 फिर से ऐड कर दोगे क्या बनेगा? 360 डिग्री। सो ये सारे जो भी मल्टीपल्स ऑफ, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ π/2 बोलोगे अगर आप, ठीक है, वो सारे आपके क्या कहलाते हैं? क्वाड्रेंटल एंगल्स कहलाते हैं। तो ये सारे आपके क्वाड्रेंटल एंगल्स हैं। जो अभी हमने डिस्कस किया ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को फंक्शंस में, उसमें एक चीज और ऐड करना चाहूंगी यहाँ पे। ये जो हमने अभी बनाया था सेट ए सेट बी, अगर इस सेट में मैं एक चीज और इंक्लूड कर रही हूँ, एक एंगल मैंने लिख दिया यहाँ पे 180 डिग्री। जो अभी आप क्लास 11th में भी पढ़ेंगे कि ये जो 180 डिग्री है ना, साइन 180 की अगर मैं बात करूं तो 180 की अभी वैल्यू कितनी आती है आपकी? 0 ही आती है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, देखो फर्स्ट एलिमेंट तो सेम नहीं हुआ ना, 0 के लिए 0 है, 180 के लिए भी 0 है, पर क्या 0 की मैपिंग आप अगर देख रहे हैं, रिलेशन 0 से है, 180 का भी 0 से है। हाँ, सेकेंड एलिमेंट बिल्कुल सेम हो सकता है ऑर्डर पेयर का, पर फर्स्ट एलिमेंट सेम नहीं होना चाहिए, और वो नहीं हो रहा। इसीलिए ये सारे रेशियोज आपकी क्या कहलाते हैं? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। आई होप सो। फंक्शन क्या है? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को हम फंक्शंस, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्यों बोल रहे हैं, ये पॉइंट आपको इस स्लाइड तक क्लियर हो गया होगा कि हमने जो डिस्कस किया इससे क्लैरिटी हो गई होगी। चलिए बढ़ते हैं आगे कि अब ये जो एंगल्स तो हमने पढ़ ली, अब बच्चों को मेजर प्रॉब्लम इस चैप्टर में आती है कि मैम इतने फॉर्मूलेज हैं, इतने एंगल्स हैं, हम किन किन की वैल्यू याद रखें। तो
आपको इस चैप्टर के लिए एक सिंपल सा चीज ध्यान में रखनी है, आपको याद रखना है एक यूनिट सर्कल, बस। क्या याद रखना है हमें? सिर्फ एक यूनिट सर्कल। एक यूनिट सर्कल आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर देगा। तो मैं एक यूनिट सर्कल ले रही हूँ यहाँ पे। अब जब मैं यूनिट सर्कल ले रही हूँ, यूनिट सर्कल का मतलब है एक सर्कल जिसका रेडियस कितना है, 1 यूनिट है, करेक्ट? उसी को बोलते हैं ना यूनिट सर्कल। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ, पहले हम ले रहे हैं एक यूनिट सर्कल। तो यूनिट सर्कल क्या होता है? जिसका रेडियस इक्वल टू 1 यूनिट होता है। तो हमने माना कि ये एक यूनिट सर्कल है जिसका रेडियस हमने 1 यूनिट के इक्वल लिया। अब हम इसमें एक्सेस ड्रॉ कर देते हैं। तो हम एक्सेस, यहाँ से मैं लाइंस ले लेती हूँ ताकि हम इसकी एक्सेस बना सके। ये मैंने बना दिया इसकी वाई एक्सेस, जो कर देते हैं, फिर से बना लेते हैं। तो यहाँ से शेप ये ले ली लाइन, और ये हम ड्रॉ कर रहे हैं आपकी एक्सेस। ट्राई कर लेते हैं, थोड़ा टेढ़ा बन जा रहा है, कोई बात नहीं, इसको करेक्ट कर लेते हैं। यहां से मैंने शेप ले ली लाइन। जस्ट अ सेकेंड बच्चों, हाँ जी, ये ले ली हमने लाइन। ये हमने बना दी इसकी वाई एक्सिस, बन जाएगी स्ट्रेट। ये बन गई, ठीक है, वाई एक्सिस हो गई। अब इसी तरीके से हम इसमें एक्स एक्सिस भी ड्रॉ कर लेते हैं। ये यहां से हमने बना दी इसकी एक्स एक्सिस, थोड़ा सा नीचे शिफ्ट कर लेते हैं ताकि ये सही चीज बन जाए। ठीक है, ये हमने बना दिया। अब ये यूनिट सर्कल है तो इसका रेडियस क्या होगा, 1 यूनिट होगा, करेक्ट? अब हम पहले यहाँ पे एंगल्स मार्क करते हैं। ये ओरिजिन है, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट और ये पॉइंट। तो यहाँ होता है आपका 0 डिग्रीज, यहाँ क्या होता है π/2, यहाँ क्या होगा पाई, यहाँ क्या पे होगा 3π/2। हर π/2 मल्टीपल्स आ रहे हैं, राइट? 90 डिग्री 90 डिग्री आ रहा है ना, तो बस यही आपके क्वाड्रेंटल एंगल्स, और क्या है 2π एंड सो ऑन। इसी तरीके से आप एंगल्स आगे ले सकते हो। अब जब इस सर्कल की अब मैं बात कर रही हूँ, अगर मैं इसमें कोई भी एक पॉइंट लेती हूँ, सपोज ये पॉइंट लिया मैंने P, और मैंने आपसे पूछे इसके कोऑर्डिनेट्स मुझे बताओ, तो आप जनरली हम डिनोट कैसे करते हैं, x, y ऐसे ही डिनोट करते हैं। तो इस पॉइंट के मुझे कोऑर्डिनेट्स चाहिए, तो मैं क्या कर रही हूँ, पहले इसमें यहाँ इस पॉइंट से मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देती हूँ। यहाँ से एक परपेंडिकुलर बना लेते हैं लाइन, ठीक है, और एक पॉइंट मैं ले लेती हूँ, उसी से पॉइंट P से ही एक लाइन ड्रॉ कर रही हूँ मैं, कहाँ के लिए, यहाँ ओरिजिन को ज्वाइन करती हूँ, करेक्ट? ये कर दिया हमने ज्वाइन। अब मैं इसमें क्या करूंगी, मैंने इसके कोऑर्डिनेट्स बोले x, y, तो मैं ये डिस्टेंस लिख रही हूँ, ये x है और ये y है। तो मैं आपको अगर पूछूं ये x, y निकालो, तो पहली चीज ये जो पॉइंट P है ये एक पर्टिकुलर एंगल बना रहा है। सपोज ये लिखा मैंने OP जो रे है या OP जो लाइन है आपकी, वो एक एंगल बना रही है, दैट इज थीटा विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, करेक्ट? तो मैंने ये बोला। अब मैं आपसे पूछूंगी, तो आप लिख सकते हैं साइन थीटा इन ट्राइंगल OP, और सपोज इस पॉइंट को हम नेम दे देते हैं M, इन ट्राइंगल OPM, राइट? सो साइन थीटा क्या हो जाएगा, वी नो दैट इट इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। सो परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पे, y है, अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या है, ये है OP, दैट इज रेडियस। तो रेडियस क्या है यहाँ पे r इज इक्वल टू कितना है, 1 है ना, क्योंकि मैंने आपको किसके बारे में बात कर रहे हैं, यूनिट सर्कल के बारे में। तो ये r इक्वल टू 1 हो गया। तो मेरे पास डायरेक्टली क्या आ गया, y की वैल्यू कितनी आ गई, साइन थीटा। सिमिलरली इसी में से अगर आप देखोगे तो मैं लिख सकती हूँ कॉस थीटा इज इक्वल टू, हमें पता है क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और बेस क्या है यहाँ पे x अपॉन हाइपोटेन्यूज, अगेन r है, तो r इक्वल टू 1। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, x की वैल्यू हमारे पास आ गई, दैट इज कॉस थीटा, राइट? अगर ये यूनिट सर्कल नहीं होता तो आप y की वैल्यू क्या लिखते हैं, r साइन थीटा, और x की वैल्यू क्या लिखते हैं, r कॉस थीटा। बिल्कुल करेक्ट है।
अब हमने बोला जो पॉइंट P है उसके कोऑर्डिनेट है x, y, तो क्या मैं इसको इवन ऐसे लिख सकती हूँ कि ये कोऑर्डिनेट हो जाएंगे cos थीटा एंड sin थीटा, क्योंकि ये यूनिट सर्कल है इसलिए cos थीटा sin थीटा, अदरवाइज मैं क्या लिखती r cos थीटा जो भी उसका रेडियस होता r sin थीटा। बस यहीं से आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अब ये पॉइंट P चाहे इस सर्कल में कहीं पे भी घूमता रहे, राइट, आपको बस एक यही बेसिक चीज याद रखनी चाहिए, यहाँ ले लो, यहाँ ले लो, यहाँ ले लो, कहीं पे भी आप ये पॉइंट्स ले लो, P को कहीं पे भी कंसिडर कर लो। हाँ, ये जो थीटा है वो चेंज हो जाएगा। सपोज ये अभी मैं बोल रही हूँ ये वाला थीटा जब हमने फर्स्ट टाइम लिया है तो इसको मैं मान लेते हैं 60 डिग्रीज में, अब इधर पे आ गया तो सपोज ये 120 डिग्री हो जाएगा, तो आपका cos थीटा, cos फाई, sin फाई एंगल वेरी करेगा, राइट, बट जो कोऑर्डिनेट लिखने का तरीका वो यही रहेगा, पहले cos और फिर sin, तो x आपका cos को डिनोट करेगा और y आपका sin को डिनोट करेगा। तो यही चीज हमें ध्यान में रखनी है और इसी की हेल्प से करना है, तो यही आपको हेल्प करेगा कोई भी एंगल निकालने के लिए। अब देखो यहाँ पे इसका मतलब अगर इस पॉइंट पे बात करूं जीरो पे, तो जीरो के भी तो कोऑर्डिनेट वैसे ही लिखोगे, यहाँ पे क्या लिखोगे cos जीरो, पहले cos लिखा जाएगा ना, cos थीटा और sin थीटा, तो पहले लिखेंगे cos जीरो और फिर लिखेंगे sin जीरो। तो अब उसकी वैल्यू के लिए पहले मुझे यहाँ बताओ, अगर ये यूनिट सर्कल है तो यहाँ पे इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे 1,0 होगा, करेक्ट, इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे 0,1 होंगे। ये तो सभी को आता है, क्लास 9th में हमने पढ़ा है कोऑर्डिनेट्स कैसे लिखते हैं। ये हो जाएगा -1,0, ये पॉइंट हो जाएगा आपका 0, फिर से 2 पाई पे आएंगे तो 1,0। तो अगर मैं आपसे पूछूं cos 0 कितना है, तो लेट्स सी, हम इसमें लिख लेते हैं, यहाँ पे साइड में दूसरा पेन यूज कर लेती हूँ मैं। तो मैंने आपसे पूछा cos 0 बताओ भाई कितने है, तो cos 0 आप बता सकते हो मुझे, फर्स्ट cos 0 है ना, तो यहाँ पे 1 है पहला, तो इसका मतलब cos 0 होता है आपका 1। फिर आ जाओ, मैंने पूछा आपसे cos 90 बताओ फिर कितना होता है भाई, तो cos 90 कितना हो रहा है, पहला एलिमेंट देखना है आपको 0। फिर मैंने आपसे पूछा cos पाई बताओ या 180 डिग्री बताओ, तो cos पाई कितना हो रहा है -1। आप cos के लिए सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट कोऑर्डिनेट देखना है, दैट इज x कोऑर्डिनेट, राइट। और इसी तरीके से अगर मैं आपसे पूछूंगी cos 3π/2 कितना होता है, तो आपका आंसर क्या आएगा 0। और अगर मैं आपसे पूछूंगी मुझे बताओ cos 2π कितना आएगा, तो आपका आंसर फिर से क्या आ जाएगा 1। क्लियर है यहाँ तक, ये बात क्लियर हुई सबको, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं आपसे साइन का पूछूंगी तो आप मुझे सेकेंड वाले पार्ट का आंसर देंगे, दैट इज साइन के लिए आप क्या क्या बताएंगे, यहाँ से देख लेते हैं हम, यहाँ लिख देती हूँ मैं इसको साइन के लिए। अब साइन 0 पे मैं आपसे पूछूंगी तो आपका आंसर क्या होगा, आपको क्या देखना है, जब मैं साइन 0 बोल रही हूँ तो आपका ध्यान कंप्लीटली होना चाहिए सेकेंड एलिमेंट पे। साइन 0 कितना है 0, cos साइन π/2 कितना है 1, साइन पाई कितना है 0, साइन 3π कितना है -1, साइन 2π कितना है फिर से 0। तो साइन 0 कितना है हमारे पास, साइन 0 हमारे पास आया, आपको क्या देखना है सेकेंड एलिमेंट, ठीक है। साइन 0 कितना आया 0 डिग्री, 0 वैल्यू, सॉरी नॉट डिग्री, 0। इसी तरीके से मैं अगर आपसे पूछूंगी साइन π/2 बता दो मुझे, तो साइन π/2 कितना हो जाएगा आपका, π/2 पे आपको दिख रहा है क्लियरली 1 है। आपको पता है ना 10th में भी पढ़ा था आपने कि साइन 90 कितना होता है 1 होता है ना, तो इसी की सर्कल्स की तो हेल्प से आ रहा है वो, तो अलग से कुछ रटने की जरूरत नहीं है, एक सर्कल की हेल्प से आप पूरी चीजें याद रख सकते हो, राइट। और बस ये याद रखना है कि यूनिट सर्कल है, तो बस आपके सारे वैल्यूज आ गए साथ में। तो साइन π/2 पता चल गया। अब मैं इसी तरीके से मैं लिख सकती हूँ साइन पाई कितना हो जाएगा, साइन पाई हो जाएगा 0। अब मैं साइन 3π/2 लिखना चाहूंगी तो वो कितना हो जाएगा, साइन 3π/2 हो जाएगा -1, साइन 2π कितना हो जाएगा, साइन 2π हो जाएगा 1, ठीक है। तो बस इसी सर्कल की हेल्प से मैंने सारी चीजें निकाल ली। एक इम्पॉर्टेंट कंक्लूजन, अगर आपने ये ध्यान से जो हमने वैल्यूज लिखी हैं उनको बड़े ध्यान से अगर देखा होगा तो एक चीज आपने नोटिस की होनी चाहिए। देखो cos 0 पे कितना आ रहा है 1, cos 2π पे कितना आ रहा है 1 आ रहा है, राइट। और यहाँ पे cos 90 पे कितना आ रहा है 0,
cos 3π/2 पे भी कितना आ रहा है 0, करेक्ट। यहाँ तक क्लियर है ये सारी चीजें। सो क्लियरली इससे हमें ये पता चलता है कि जैसे cos 0 1 पे हो रहा है, रिपीटेड हो रही है वैल्यूज, देखो 0 पे 1 आ रहा है और अगर 2π पे देखूं फिर से 1 आ रहा है। तो अगर मैं आपसे पूछूंगी कि cos कहाँ 0 हो रहा है, दैट इज cos की वैल्यू cos x कब 0 हो रहा है, तो आपका आंसर क्या आएगा, देखो 90 पे 0 हो रहा है, 3π/2 में 0 हो रहा है। तो अगर ये ग्राफ हम देखें यहाँ पे तो 90 कहाँ पे, ये रहा, यहाँ पे 0 आ रहा है, फिर 3π/2 पे आ रहा है, फिर से घूमोगे ऊपर π/2 ऐड करोगे तो 5π/2, फिर ऐड करोगे तो 7π/2। तो हम एक चीज इससे कंक्लूड ये कर सकते हैं कि cos कहाँ 0 हो रहा है, जब भी हम x की वैल्यू क्या ले रहे हैं, ऑड मल्टीपल्स ऑफ π/2, दैट इज n+1/2 पाई, मीन्स ऑड मल्टीपल ऑफ π/2। इसको चाहो तो आप ऐसे लिख सकते हो 2n+1 π/2, मीन्स cos कहाँ पे 0 हो रहा है, हर एक ऑड मल्टीपल ऑफ π/2। यहाँ पे मैंने आपको यही समझाया, दैट इज आप π/2 देखो, देन 3π/2, फिर π/2 ऐड करोगे तो 5π/2, फिर π/2 ऐड करोगे तो 7π/2 एंड सो ऑन, करेक्ट। इसी तरीके से इससे भी एक इम्पॉर्टेंट कंक्लूजन ये निकलती है कि मैंने अगर आपसे पूछा साइन कहाँ 0 हो रहा है, तो साइन के लिए हम लिख लेते हैं, मैं एक दूसरा पेन यूज कर लेती हूँ यहाँ पे। साइन के लिए लिखेंगे तो हम यहाँ लिखेंगे साइन x कब 0 हो रहा है, साइन x 0 हो रहा है जब x क्या होगा, यहाँ देखो 0 है, पाई है, देखो अब 0 पाई को अंडरस्टैंड करते हैं, 0 पे यहाँ पे है आपके पास, राइट, फिर पाई के लिए आप यहाँ पे पहुंच जाओगे, 2π पे फिर यहाँ पहुंच जाओगे, फिर 3π पे फिर यहाँ पहुंच जाओगे एंड सो ऑन। तो हम बोल सकते हैं कि जब भी x n पाई है, जहाँ n क्या है, इंटीजर्स को बिलोंग करता है, दैट इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई, तो साइन की वैल्यू हमेशा क्या हो जाएगी 0। और यहाँ पे भी ऑफकोर्स n क्या डिनोट कर रहा है, n आपका इंटीजर को ही डिनोट कर रहा है, पर यहाँ ऑड मल्टीपल ऑफ 5/2 पे और यहाँ पे एनी मल्टीपल ऑफ 5/2, n की वैल्यू 1 डालो, 2 डालो, दैट इज पाई, 2π, 3π, 4π, 5π, 6π, सभी वैल्यूज पे साइन क्या होगा, हमेशा 0 होगा। तो बस इसी एक यूनिट सर्कल ने आपका सारा प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कर दी, दैट इज आप सारे एंगल्स इसी के थ्रू याद कर सकते हो। और ये तो रिजल्ट जो अभी हमने डिस्कस करे, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स है जो आप आगे क्वेश्चंस में यूज करोगे। तो इससे हम ये कंक्लूड कर सकते हैं आज की इस वीडियो में हमने क्या क्या पढ़ा, कि हम इन्हें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्यों कहते हैं, जो कि आज तक रेशियोज बोल रहे थे, फंक्शन क्या होते हैं, फंक्शन की डेफिनेशन डिस्कस करी, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्यों कहलाते हैं वो डिस्कस करा, और ये डिस्कस करा कि एक यूनिट सर्कल की हेल्प से हम ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज कैसे निकाल सकते हैं, और साइन एक्स कॉस एक्स कहाँ 0 होते हैं, उनके लिए क्या कंडीशन होती है, दैट इज साइन एक्स कब 0 होगा, जब एक्स इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई होगा, जहाँ पे इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई जैसे n पाई बोल सकते हो, जिसे n आपका इंटीजर डिनोट करेगा, और cos x कहाँ 0 होगा, जब भी ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 होगा, दैट इज n 2n+1 π/2 बोल सकते हो आप उसे, राइट, 2n+1, क्योंकि n की जगह 1 डालोगे तो कितना बनेगा 3π/2, 2 डालोगे तो 5π/2, 3 डालोगे तो 7π/2, तो हमेशा ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 पे ये 0 बनेगा। आई होप आज की इस वीडियो के थ्रू आपको जो कॉन्सेप्ट मैं समझाना चाह रही थी वो बेसिक कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा, आपको अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई, अच्छी तरह से कॉन्सेप्ट समझ आया, तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल NK Classes by कल्पना मैम, एंड डू शेयर इट विद मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स सो दैट उनकी भी कंसेप्ट क्लैरिटी डेवलप। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।